नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल साइंस ग्रुप बलवंत पे। और आज हम वही चैप्टर जो पीछे पढ़ा था हमने आगे उसको पढ़ने जा रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से। अगर आपको पढ़ना है तो इस प्रकार की वीडियो आपको देखनी पड़ेगी, थ्योरी आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी, उसके बाद आप प्रैक्टिस करोगे तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हो, चाहे रेलवे ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, चाहे एसएससी हो, सीपीओ हो, सीएचएसएल हो, चाहे यूपी का हो, चाहे बिहार का कोई एग्ज़ाम हो, चाहे राजस्थान का, चाहे हरियाणा, किसी का भी एग्ज़ाम हो, अगर आप थ्योरी एक बार कंप्लीट कर लेते हो और हर पेपर के अंदर आपके काम आती है। किसी में 10 नंबर की साइंस आती है, किसी में 20 नंबर की आती है, किसी में 5 नंबर की आती है, तो एक एक नंबर इंपॉर्टेंट रहता है। सिलेक्शन वही लेके जाते हैं जिनका हर सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है ना, क्योंकि आपको पता है किस हिसाब से आजकल मेरिट है जाती है। तो आज हम वही चैप्टर आगे लेके जा रहे हैं। अगर आपको ये कोर्स चाहिए मान लो तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। अगर आपको पूरा पेड, क्योंकि ये थोड़ा सा मिनिमम कॉस्ट रखी गई है, डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक होगा, वहाँ पे जाके आप पूरी बायोलॉजी कर सकते हो, ठीक है। तो वहाँ पे जाना, बेटर एनरोल ऐप का नाम है, और प्यार से उस चीज़ को पढ़ना और उसके बाद बताना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना इसको मत भूलिएगा, क्योंकि और को भी फ़ायदा हो जाए और हमें एक एनर्जी मिलती है लाइक से, ठीक है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं ब्लड हमने पढ़ा था पीछे भी, ब्लड के अंदर हमने क्या क्या किया था, ठीक है। भी लाल रंग का होता है, कहाँ से इसका निर्माण होता है, किसी प्रकार से कहाँ तक आपके लेवल के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आज हम पढ़ रहे हैं ब्लड का आगे। ब्लड को हम क्या है, दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, इसको दो भागों में बांटा जा सकता है। रक्त जो होता है उसको कितने भागों में बांट सकते हैं हम, दो भागों में। एक को हम तरल भाग कह देते हैं, एक को क्या बोल देते हैं हम, तरल भाग, ठीक है। लिक्विड पार्ट एक को हम बोल देते हैं ठोस भाग। कौन सा भाग है, ठोस भाग, ठीक है। तो तरल भाग के अंदर मेनली क्या आता है, तो तरल भाग में आपका आता है प्लाज्मा। क्या आता है, प्लाज्मा। तरल भाग आपका प्लाज्मा है। और दूसरा भाग जो है ठोस, उसके अंदर आपकी कॉर्पस्कल्स या सेल्स आते हैं। कौन से सेल आते हैं, सेल्स आते हैं, कोशिकाएं आती है। आप कह सकते हो ब्लड सेल आते हैं, ब्लड कॉर्पस्कल्स आती हैं, ठीक है ना। रक्त कोशिकाएं किसका भाग है, ठोस भाग। रक्त कोशिकाएं और एक तरल भाग प्लाज्मा। अगर हम रक्त को मानते हैं 100%, यानी ये क्या है, हमारे शरीर के अंदर 100% है, तो इसका 55% भाग जो है, 55% भाग जो है वो प्लाज्मा बनाता है। पैसे प्लाज्मा, पैसे 55 याद रख लेना, 55 प्लाज्मा। प्लाज्मा कितना है, 55% है। और उसके बाद अगर ठोस भाग की बात करें तो कितना बच गया, 45%, यानी 45% जो है वो क्या है, रक्त कोशिकाएं हैं। रक्त कोशिकाएं कितनी हैं, 45% है। प्लाज्मा कितना है, 55%। दोनों डाटा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। तो 55% में प्लाज्मा में क्या आएगा और 45% में ठोस भाग में कोशिकाएं कौन सी आएगी, तो आपका आंसर रहेगा जी आपकी आरबीसी होगी, आपकी डब्ल्यूबीसी होगी, आपकी प्लेटलेट्स होगी, प्लेटलेट्स होगी, यानी आपकी लाल रक्त कोशिका होगी, रेड ब्लड कॉर्पुस्कल, लाल रक्त कणिकाएं। दूसरा भाग इसका क्या है, वाइट ब्लड कॉर्पुस्कल, यानी श्वेत रक्त कणिकाएं। कौन सी कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं। और ये प्लेटलेट्स, इसका दूसरा नाम बिंबाणु, क्या बोलते हैं इसको, बिंबाणु भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बिंबाणु। तो ये तीनों चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं, किसमें, ठोस भाग में और प्लाज्मा में। हम 55% भाग प्लाज्मा पढ़ेंगे, किस प्रकार से प्लाज्मा क्या है हमारे शरीर में, क्या क्या इसके फंक्शन होते हैं, क्या क्या ये काम करता है, कहाँ से, इससे क्या क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तीनों चीज़ें ये तो बाद में पढ़ेंगे। पहले ख़त्म करते हैं, खात्मा करते हैं हम प्लाज्मा का। सुना होगा आपने, प्लाज्मा क्या है जी, ठीक है। पैसे प्लाज्मा, पैसे पीला, हल्का पीला, ठीक है ना। प्लाज्मा क्या है, ये लिख दिया, प्लाज्मा, प्लाज्मा, ठीक है। तो ये
कौन सा भाग है, तो आप कहोगे जी तरल भाग है। पहला क्वेश्चन बनता है रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है, प्लाज्मा कहलाता है। लिक्विड पार्ट जो है ब्लड का वो क्या है, प्लाज्मा है। ठीक है ना। कितना भाग होता है जी, 55% भाग होता है। ठीक है। प्लाज्मा का निर्माण कहाँ होता है, मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी फॉर्मेशन किसके द्वारा होती है, तो आपका आंसर रहता है लीवर। लीवर यानी यकृत के द्वारा। किसके द्वारा, यकृत के द्वारा प्लाज्मा का निर्माण होता है। ब्लड का कहाँ पे हो रहा है, तो रेड बोन मेरो में हो रहा है, यानी अस्थि मज्जा में हो रहा है। तो उसका प्लाज्मा भाग जो है वो किसके द्वारा बनाया जाता है, तो प्लाज्मा भाग लीवर के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है ना, लीवर के द्वारा बनाया जाता है। इसका रंग पूछ ले, आपको कलर पूछ ले, तो ये आप कह सकते हो स्ट्रा कलर या येलोविश, या आप कह सकते हो हल्का पीला रंग होता है। ठीक है ना, हल्का पीला रंग होता है। ठीक है, हल्का पीला रंग किसका होता है, प्लाज्मा से पीला, प्लाज्मा से पीला, पीला हल्का पीला, थोड़ा सा पीला होता है। क्यों होता है जी, क्वेश्चन आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्यों होता है हल्का पीला रंग होता है इसका, बिलीरुबिन के कारण। बिलीरुबिन के कारण, बिलीरुबिन के कारण किसका, क्योंकि ब्लड के अंदर प्लाज्मा में बिलीरुबिन पाया जाता है, उसी के कारण इसका रंग थोड़ा पीला दिखाई देता है। वैसे इसका अपने आप का कोई कलर होता नहीं है। क्यों नहीं होता, क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा जल होता है, थोड़ा सा मात्रा में बिलीरुबिन होता है। और बिलीरुबिन आपको पता है येलो कलर का पिगमेंट है, यानी पीले रंग का वर्णक है। और इसका एक क्वेश्चन और भी आता है, पीले रंग का वर्णक है जो प्लाज्मा को पीला दिखाई देता है। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपका पीत रस जो होता है वो किसकी वजह से पीला होता है, तो पीत रस भी बिलीरुबिन के कारण पीला होता है। ठीक है ना, किसके कारण होता है, बिलीरुबिन के कारण पीत रस भी हल्का पीला होता है। ठीक है ना, क्लियर हुई बात। अब इसके अंदर बात करें क्या होता है, इसकी कंपोजिशन क्या होती है, तो इसके अंदर जल पाया जाता है। सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, जल। जल कितना होता है, 90 से 92% इसके अंदर जल पाया जाता है। 90 से 92 देख लो, 55% का 90 से 92% क्या है, जल है। तो जल है तो वो क्या है, तरल भाग है। जल ज़्यादा है तो वो क्या हो गया, तरल हो गया, इसीलिए तो वो तरल है। ठीक है। अब जी इसके अंदर प्रोटीन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, प्रोटीन। प्रोटीन कितने परसेंट होते हैं, मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट। 6 से 8% इसके अंदर प्रोटीन पाए जाते हैं। 6 से 8% क्या पाए जाते हैं, प्रोटीन। अदर यानी अदर में तो बहुत कुछ आ जाएगा, यानी अन्य चीज़ें भी इसके अंदर पाई जाती है जो लगभग 2 से 2.5% होती है। ये चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट है प्रोटीन और जल। कितना परसेंट जल पाया जाता है, 90 से 92%। और कितना प्रोटीन पाया जाता है, 6 से 8%। कई बार 8% सीधा दिया होता है तो आप 8% पे जाओगे। अगर 6% 8% दोनों ऑप्शन में दिए हैं तो आप किसके साथ जाओगे, 8% पे जाओगे, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार रिपीट हुआ है। ठीक है। अब जल तो हो गया 90 से 92%। ये इसको क्या करता है, जल का काम क्या है, इसको तरल बनाना है, ट्रांसपोर्टेशन करने के योग्य बनाना है, ताकि इसके शरीर के अंदर जो इसके अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्रोटीन वगैरह अन्य चीज़ें पाई जाती है वो एक जगह से दूसरी जगह बहकर जा सके। ठीक है, फॉलो कर सके एक दूसरी जगह। तो इसलिए इसको मतलब जल की ज़्यादा ज़रूरत है। उसके बाद प्रोटीन होते हैं इसके अंदर, 3 प्रकार के प्रोटीन होते हैं। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के मुख्य प्रोटीन। प्रोटीन बहुत होते हैं लेकिन 3 प्रकार के मुख्य प्रोटीन है जो ज़्यादातर इसका भाग बनाते हैं 8% का। तो वो 3 प्रोटीन कौन से हैं, तो एक प्रोटीन है जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है, एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन। यहाँ से क्वेश्चन बहुत मस्त मस्त आते हैं आपके भाई, एल्ब्यूमिन। दूसरा प्रोटीन कौन सा है, ग्लोब्यूलिन। ग्लोब्यूलिन, ठीक है, ग्लोब्यूलिन प्रोटीन भी इसके अंदर पाया जाता है। ठीक है, एक पाया जाता है सबसे ज़्यादा, क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, फाइब्रोनोजन। ठीक है ना, फाइब्रोनोजन, फाइब्रोनोजन प्रोटीन
इसके बाद प्रोथ्रोम्बिन भी इसमें पाया जाता है, हिपेरिन भी पाया जाता है। वो चीज़ें तो बाद की बातें हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 प्रोटीन है जिन्हें प्लाज्मा प्रोटीन कहा जाता है, जिन्हें प्लाज्मा प्रोटीन या एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन और फाइब्रोनोजन को क्या बोला जाता है, प्लाज्मा प्रोटीन। यानी ये प्लाज्मा के अंदर पाए जाते हैं। फाइब्रोनोजन कहाँ पाया जाता है, क्वेश्चन पूछ लिए प्लाज्मा में। ग्लोब्यूलिन कहाँ पाया जाता है, प्लाज्मा में। एल्ब्यूमिन कहाँ पाया जाता है, प्लाज्मा में। सबसे ज़्यादा प्रोटीन ये पाया जाता है प्लाज्मा में, सबसे ज़्यादा प्रोटीन, एब्यूडेंट प्रोटीन कौन सा है, तो आपका आंसर क्या रहेगा, एल्ब्यूमिन है। सेकंड एब्यूडेंट आप कह सकते हो, दूसरा सबसे ज़्यादा, दूसरा ज़्यादा प्रोटीन जो पाया जाता है वो ग्लोब्यूलिन पाया जाता है। ग्लोब्यूलिन किस में पाया जाता है, तो प्लाज्मा में पाया जाता है। काम क्या है जी इसके, काम बताओ, काम काम ठीक है ना, काम अब देखेंगे। ये तीनों को एक बार थोड़ा सा साइड में रखते हैं। अन्य चीज़ें क्या पाई जा सकती है, अन्य चीज़ जैसे वेस्ट ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, यानी गैसेस कह सकते हो आप, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर अन्य प्रोटीन भी है। उसके बाद इसके अंदर क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट है, यानी वेस्ट प्रोडक्ट है। वेस्ट प्रोडक्ट के अंदर आप कह सकते हो व्यर्थ पदार्थ जो होते हैं वो भी इसके अंदर ही पाए जाते हैं। व्यर्थ पदार्थ, विभिन्न प्रकार की गैसें पाई जाती है। व्यर्थ पदार्थ में क्या पाया जाता है, तो अमोनिया, बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, ठीक है ना। उसके बाद यूरिया इसके अंदर पाई जाती है। क्रिएटिनिन इसके अंदर वेस्ट प्रोडक्ट है। उसके बाद आप कह सकते हो इसके अंदर अमोनिया वेस्ट प्रोडक्ट है। इसके बाद अलग अलग प्रकार के जो हमारे शरीर के द्वारा बाहर निकालने हैं, क्योंकि नुकसानदायक है हमारे शरीर में कुछ पदार्थ है जो किडनी के द्वारा बाहर निकाले जाते हैं, यूरिन के द्वारा। कुछ सोल्ट भी हैं जो भी इसके अंदर पाए जाते हैं, तो उनको बाहर निकालने के लिए प्लाज्मा लेके जाएगा, विभिन्न कोशिकाओं से इकट्ठा करके किडनी तक पहुँचाएगा, तभी तो क्या हो सकता है, बाहर निकाला जा सकता है इसको, ठीक है ना। तो व्यर्थ पदार्थ भी इसके अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। व्यर्थ पदार्थ और न्यूट्रिएंट कह सकते हो आप, पोषक पदार्थ सारे के सारे, जैसे आप कह सकते हो ग्लूकोज भी इसमें पाया जाता है जी, फैटी एसिड भी पाया जाता है जी, लिपोप्रोटीन पाया जाता है जी, लिपिड पाया जाता है जी, ठीक है। और आप कह सकते हो इसके अंदर अमीनो एसिड पाए जाते हैं। तो वो सारी चीज़ें जो हमारे शरीर को विभिन्न तरीके से रिक्वायरमेंट है, अलग अलग जगह से पहुँचानी है, तो प्लाज्मा लेके जाएगा। अलग अलग चीज़ों का नुकसानदायक प्रोडक्ट जो तैयार होते हैं उनको बाहर निकालना है, वो भी कौन लेके जाएगा, प्लाज्मा किडनी तक लेके जाएगा, अन्य अंगों तक पहुंचाने का काम करेगा, ठीक है। तो ये बातें हो गई यहाँ से कंप्लीट। अब इसका काम क्या है, अब तीनों प्रोटीन का काम क्या है ये पढ़ लेते हैं। याद रखना 90 से 92% प्रोटीन जल होता है, 6 से 8% प्रोटीन होते हैं, 2 से 2.5% अन्य पदार्थ होते हैं। उनके अंदर इतने अन्य पदार्थ आप लिखना जरूरी नहीं है, ठीक है ना, वो आपसे नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं, देखो हल्का पीला रंग बिलिरुबिन के कारण होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है याद रखना, ठीक है। यकृत के द्वारा निर्माण होता है, तरल भाग होता है। अब 3 प्रोटीन है, तीनों प्रोटीन के कार्य पूछे जाते हैं, तीनों प्रोटीन के क्या पूछे जाते हैं, कार्य। तो एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन प्रोटीन का कार्य है रेगुलेट वाटर बैलेंस, यानी जल की मात्रा, जल की मात्रा रक्त में बनाए रखता है, जल की मात्रा रक्त में बनाए रखता है, ठीक है। यानी इसका काम क्या है, क्योंकि जल की मात्रा अगर ब्लड में कम हो जाएगी तो उसका क्या होगा, तरल भाग धीरे धीरे कम होगी, विस्कोसिटी जिसको बोलते हैं आप, वो कम हो जाएगी, स्नेहता कम हो जाए, तो ये चीज़ें नुकसानदायक हो जाएगी इसके लिए, क्योंकि इसके अंदर फिर ज़्यादा वेस्ट प्रोडक्ट नहीं आ पाएंगे, अगर आएंगे तो उनकी मात्रा बढ़ जाएगी, तो नुकसान हो सकता है हमारे शरीर को। तो जल की मात्रा बनाए रखने का काम एक प्रोटीन करता है, जो जल को अपनी तरफ आकर्षित करके रखता है, और उसको बनाकर रखने का काम कौन करता है, एल्ब्यूमिन प्रोटीन करता है। ब्लड ऑस्मेटिक प्रेशर है उसको भी मेंटेन करने का काम कौन करता है, एल्ब्यूमिन प्रोटीन करता है। तो याद रखना, ये रिटेन वाटर इन ब्लड, जल की मात्रा को बना के रखता है एल्ब्यूमिन, ठीक है। दूसरा प्रोटीन है ग्लोब्यूलिन, ठीक है। ये प्रोटीन क्या करता है, ये 3 प्रकार के होते हैं, अल्फा, बीटा, गामा, ठीक है। अल्फा, बीटा और गामा 3 प्रकार के मुख्य रूप से ये प्रोटीन होते हैं, 3 अलग अलग, अल्फा, बीटा, गामा। इसके अंदर जो
ये अलग अलग प्रकार के काम करते हैं। अल्फ़ा बीटा बहुत से ग्लोबुलिन पाए जाते हैं जो क्या काम करते हैं, हार्मोन वगैरह को बाइंड करने का काम करते हैं, अपने साथ उसको रिसेप्टर वगैरह का काम करते हैं ताकि हार्मोन एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाए जा सके। तो इसका ये काम हो गए। इतना लेवल आपसे नहीं पूछा जाता, लेकिन आपसे ये पूछ लिया जाता है गामा जो है, गामा ग्लोब्यूलिन को क्या कहा जाता है, गामा ग्लोब्यूलिन को क्या कहा जाता है। तो गामा ग्लोब्यूलिन का दूसरा नाम है ग्लोब्यूलिन। ठीक है, यानी एम्यूनो का मतलब इम्यूनिटी पावर बनाने वाला। इम्यूनिटी पावर हमारे शरीर में कौन बनाता है, तो इसका दूसरा नाम एंटीबॉडी भी है। क्या बोला जाता है इसको, एंटीबॉडी। तो एंटीबॉडी किस प्रोटीन को कहा जाता है, एंटीबॉडी का निर्माण किस प्रोटीन से होता है, तो आप कह सकते हो ग्लोब्यूलिन। ठीक है, किसका, ग्लोब्यूलिन, गामा ग्लोब्यूलिन, किसका, गामा। ठीक है ना, तो गामा। तो याद रखना है आपको एंटीबॉडी। तो ये काम क्या करता है जी, हमारे शरीर को रोगों से बचाने का काम करता है, रोगों से बचाने का काम करता है। ठीक है ना, हमारे शरीर को रोग से बचाने का काम कौन करती है, एंटीबॉडी ही तो करती है। यानी कोई एंटीजन आता है बाहर से, फॉरेन एंटीजन, या हमें रोग पहुंचाने के लिए तत्पर रहता है, भी हमारे शरीर में घुसेगा और आपको बीमार करेगा, लेकिन एंटीबॉडी तैयार रहती है उस एंटीजन को पकड़ के उसको ख़त्म कर देती है। उसे तो हम क्या बोलते हैं, इम्यूनिटी पावर बोलते हैं। एंटीबॉडी जनरेट हो जाती है किसी भी एंटीजन के खिलाफ, और वो क्या करती है, उस एंटीजन को ख़त्म करती है। तो हमें किससे बचाती है, रोगों से बचाती है। ठीक है ना, तो रोगों से हमारे शरीर में क्या करती है, ये हमारे शरीर की प्रोटेक्शन, हमारे शरीर को प्रोटेक्शन देने का काम करती है, सुरक्षा करने का काम करती है एंटीबॉडी। ठीक है, और इस एंटीबॉडी का वैसे निर्माण कौन करता है, तो WBC करती है। WBC भी कौन सी चीज, लिम्फोसाइट करती है, याद रखना, लिम्फोसाइट। और इस लिम्फोसाइट में भी कौन सी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट जो है वो क्या करती है, एंटीबॉडी का निर्माण करती है। यानी गामा ग्लोब्यूलिन का निर्माण कौन सी WBC करती है, तो बी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट दो प्रकार की होती है, आपको पता है। बी लिम्फोसाइट इसका क्या करती है, निर्माण करती है। ठीक है, तो याद रख रहा है, हमारी सुरक्षा देने का काम करता है, रोगों से बचाने का काम करता है। अब आ जाता है एक प्रोटीन जिसका नाम क्या है, फाइब्रोनोजन। फाइब्रोनोजन ब्लड क्लोटिंग फैक्टर का काम करता है, कोंगुलेट प्रोटीन है। ठीक है, आप कह सकते हो रक्त का थक्का जमाने वाला कारक है। प्रोटीन है, कारक है। ठीक है, प्रोटीन है या कारक है। फाइब्रोनोजन क्या करता है, जब हमारे शरीर को चोट लगती है, मान लो चोट लगती है, तो हमारे शरीर का रक्त बाहर बहना शुरू हो जाता है। अगर वो रक्त नया रोका जाए मान लो, तो क्या होगा, रक्त पूरा बह जाएगा। और उसको रोकने के लिए क्या करता है, हमारे शरीर में कुछ प्रोटीन है, 13 प्रकार के रक्त का थक्का जमाने वाले कारक पाए जाते हैं, जिसके अंदर एक फाइब्रोनोजन है जो प्लाज्मा के अंदर पाया जाता है, और वो क्या करता है, हमारे बहते हुए खून को रोकने में मदद करता है। तो फाइब्रोनोजन का काम क्या है, प्रोटीन है। कहाँ पाया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर, प्लाज्मा में पाया जाता है। निर्माण इसका किसके द्वारा होता है, इसका निर्माण प्लाज्मा का मोस्ट ऑफ भाग कौन बना रहा है, लीवर ही तो बना रहा है। तो आप कहोगे फाइब्रोनोजन का निर्माण भी कहाँ होता है, लीवर में होता है। तो फाइब्रोनोजन का निर्माण यकृत के द्वारा किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फाइब्रोनोजन कहाँ पाया जाता है, प्लाज्मा में। फाइब्रोनोजन का काम क्या है, रक्त का थक्का जमाना। फाइब्रोनोजन का निर्माण कौन करता है, लीवर करता है। कौन करता है, लीवर करता है, लीवर करता है। एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है, अगर प्लाज्मा से माइनस कर दो, मान लो फाइब्रोनोजन निकाल लिया जाए, तो उस बचे हुए भाग को सीरम कहा जाता है। उस बचे हुए भाग को क्या कर लेंगे, सीरम कहा जाता है। यानी कौन सा प्रोटीन निकालने के बाद प्लाज्मा को सीरम कहा जाता है, या कौन सा प्रोटीन जो हमें रक्त दान करने के बाद, रक्त शरीर से बाहर निकालने के बाद कौन सा प्रोटीन निकाल लिया जाता है, फाइब्रोनोजन निकालने के बाद सीरम कहा जाता है। ठीक है, प्लाज्मा से फाइब्रोनोजन माइनस कर दो तो हमें क्या मिलेगा, सीरम मिलेगा। तो डॉक्टर सीरम किसको कहते हैं, फाइब्रोनोजन रहित
उसके अंदर न हो उसको बोलते हैं। ठीक है, ये बात भी आपसे पूछ ले एल्ब्यूमिन का निर्माण कहाँ होता है, तो इसका निर्माण भी आपके शरीर के एक भाग लीवर के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? लीवर के द्वारा। ठीक है ना, लीवर के द्वारा होता है। तो हमने 4-5 बातें पढ़ी। प्लाज्मा जो है वो पीला है, बिलिरुबिन के कारण है, फाइब्रोनोजन, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, इसके अंदर प्रोटीन पाए जाते हैं जो 8% भाग बनाते हैं। एल्ब्यूमिन वाटर को बैलेंस बनाए रखता है, फाइब्रोनोजन रक्त का थक्का जमाता है, ग्लोब्युलिन जो है हमें रक्षा करता है। तो आप कह सकते हो प्लाज्मा के कार्य क्या हैं। ठीक है ना, प्लाज्मा के कार्य बता दो आप, प्लाज्मा के कार्य क्या है। तो प्लाज्मा का एक तो कार्य, प्लाज्मा के कार्य क्या है, तो आप कहोगे जी एक तो ये प्रोटेक्शन कर रहा है हमारी, यानी हमारे शरीर की सुरक्षा कर रहा है। कैसे जी? जैसे ग्लोबुलिन प्रोटीन है वो क्या करता है? एंटीबॉडी का निर्माण करता है, वो हमारे शरीर को रोगों से बचाने का काम करती है, तो प्रोटेक्शन कर रहा है। एक ये विभिन्न प्रकार के पदार्थ है, ट्रांसपोर्टेशन करने का काम कर रहा है, यानी सहवहन करने का काम कर रहा है। अनेक प्रकार के लाभदायक हानिकारक पदार्थों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम कौन करता है? प्लाज्मा करता है। ठीक है ना, उसके बाद जल की मात्रा, वाटर बैलेंस रखता है ये शरीर के अंदर। ठीक है, 3 बात याद रख लो आप, जल की मात्रा बनाए रखता है। ठीक है, और हमारे शरीर को मतलब जल की कमी नहीं होने देता। प्लाज्मा अगर पियोगे नहीं तो कमी होएगी भाई। ठीक है ना, खून में पानी की कमी हो गई ये तो फिर वहीं आ जाती है दिक्कत। तो ये काम किसके हैं? प्लाज्मा के। बात कंप्लीट हुई, यानी प्लाज्मा क्या था हमने कंप्लीट किया। प्लाज्मा के बाद हम पढ़ते हैं ब्लड कॉर्पुस्कल्स। क्या पढ़ेंगे? रक्त, रक्त, रक्त कोशिकाएं, रक्त कोशिकाएं या कणिकाएं कह सकते हो। मैं आपको बताऊं, अगर ये वीडियो पसंद आ रही है तो एक बार लाइक ठोक दो भाई। ठीक है ना, शेयर भी कर दो, क्योंकि कहने के बावजूद आप कुछ करते नहीं हो। और उसके बाद अगर आपको ये चाहिए, मतलब इसी तरीके से आप पढ़ना चाहते हो, पूरी बायोलॉजी को कंप्लीट करना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। बेटर एनरोल ऐप को आप इंस्टॉल कीजिए। इंस्टॉल करने के बाद वहाँ पर जाके आप मेरा कोर्स मिलेगा आपको, वहाँ पर जाके आप उसको देख लीजिएगा। और देखेंगे तो मज़ा आने वाला है, क्योंकि इसके बाद मैं गारंटी देता हूँ आपका कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि इतना मैं पढ़ा दूंगा भाई आपका समझ। पढ़ाना तो पढ़ा कोई भी सकता है, मैं भी पढ़ाऊँ, हर टीचर बढ़िया पढ़ाता है, किसी भी टीचर की आप वीडियो देखो बहुत बढ़िया पढ़ाता है। लेकिन बात आती है समझाने की, बहुत हर टीचर का अलग अलग तरीका होता है। अगर आपको मेरा समझ में आ रहा है तो मेरा ही आएगा, और का समझ में आ रहा है तो और का आएगा। तो मैं आपको प्रेशराइज नहीं कर रहा। आप अगर को अच्छा लगे, प्यार से आप पढ़ना चाहते हो, इसी तरीके से पढ़ना चाहते हो, पूरी बायोलॉजी पढ़ना चाहते हो, तो आपको ऐप डाउनलोड कर लेनी है। ठीक है ना, वहाँ पर जाके आपको कोर्स मिल जाएगा। ठीक है, वो बलवंत सर के नाम से है, बलवंत साहण सर। ठीक है, वहाँ पर कोर्स मिलेगा बायोलॉजी स्पेशल। आपको किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब हमारे कौन सा भाग बच गया? सॉलिड भाग, ब्लड सेल बच गए। ठीक है ना, ब्लड सेल्स यानी रक्त कोशिकाएं, रक्त कोशिकाएं या कणिकाएं। उसके अंदर हम पढ़ेंगे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स। ठीक है, आप अपना सुझाव भी दे सकते हैं। ठीक है, स्पीड से बढ़ाना है तो भी बता सकते हैं, कमेंट करके बता दीजिएगा आपको ऐसे ही अच्छा लग रहा है। स्पीड तो आपके हाथ में होती है, आप 2 की स्पीड से देख लो। ठीक है ना, क्योंकि किसी के समझ में नहीं आता, स्पीड कम नहीं होती, ज़्यादा हो जाती है वहाँ पे। ठीक है ना, तो स्पीड करके आप देख सकते हो। तो हम पढ़ना शुरू करते हैं। फिर इसके अंदर आरबीसी क्या है, एक एक चीज़ को कंप्लीट करेंगे। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। भागने की मुझे भी आदत नहीं है, क्योंकि आराम आराम से पढ़ाऊँगा, पूरा समझ में आएगा। नोट्स अपने बना लीजिएगा, बहुत फ़ायदेमंद रहने वाले हैं, ताकि साथ साथ में नोट्स बन जाएं, आपको इस सब्जेक्ट से प्रेम हो जाए, मोह माया हो जाए इससे। ठीक है, प्यार में पड़ जाए इस सब्जेक्ट के, ताकि आपको बहुत फ़ायदा हो। ठीक है ना, क्योंकि जिससे हम प्यार करते हैं ना उसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। तो आप इस सब्जेक्ट से प्यार करना सीख जाओ, उसके बाद तो ये अपने आप आ जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि आप पूरे जो लगन से इसके अंदर घुसोगे ना, अपने आप आ जाएगा। आरबीसी, बहुत क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, बहुत ज़्यादा।
इसको बोलते हैं रेड ब्लड, रेड ब्लड कॉर्पुस्कल्स, लाल रक्त कणिकाएं। सबको पता है ये बात तो, ठीक है ना, लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी को बोलते हैं। लेकिन एक बात याद रखनी है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है, एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रोसाइट का मतलब कोशिका, एरिथ्रो का मतलब रेड होता है, ठीक है ना। तो एरिथ्रोसाइट किसका रासायनिक नाम है, केमिकल नेम क्या है इसका, रासायनिक नाम क्या है आरबीसी का, मोस्ट इंपोर्टेंट पहला आरबीसी से क्वेश्चन बनता है। एरिथ्रोसाइट, ठीक है ना। एरिथ्रोसाइट किसका रासायनिक नाम है, आरबीसी का। दूसरा एन्यूक्लियोटाइड, ठीक है ना, इन मैमल्स, यानी आप कह सकते हो स्तनधारियों की आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता तो अकेंद्रिक कोशिका है, ये सीधा बात लिख लो आप, अकेंद्रिक यानी बिना केंद्रक, अकेंद्रिक कोशिका। तो आप इसे कोशिका वैसे कह भी नहीं सकते, इसको कणिकाएं क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर जो कोशिका के अंदर जो चीज़ें होनी चाहिए वो नहीं है, जैसे केंद्रक नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, ठीक है ना, अलग अलग प्रकार के गोल्जी बॉडी नहीं है। तो वो जो कोशिका के अंदर पाए जाते हैं ना कोशिकांग, वो इसके अंदर नहीं पाए जाते, इसलिए इसको हम कोशिकाएं नहीं भी कह सकते। लेकिन ये जब इसका निर्माण होता है तब इसके अंदर केंद्रक होता है, जब इसका निर्माण होता है तब केंद्रक होता है, लेकिन उसके बाद इस ये केंद्रक इसका बाहर निकल जाता है और ये बिना केंद्रक की कोशिका हो जाती है, ठीक है ना। तो वो बिना केंद्रक की कोशिका है। आप स्तनधारियों के अंदर, किसमें, स्तनधारियों में, लेकिन ठीक है, अपवाद क्या है, लामा के अंदर, लामा क्या स्तनधारी है, उसके अंदर केंद्रक पाया जाता है। कैमल ऊंट के अंदर, ऊंट की कोशिका में, और वह जिराफ जो है वो भी स्तनधारी है, जिराफ जो है वो भी स्तनधारी है, उनकी कोशिका जो है यानी आरबीसी है उसके अंदर क्या पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है, ऊंट, लामा और जिराफ में, ठीक है ना। जिराफ में मानव शरीर के अंदर पाया जाता है नहीं, क्योंकि मैमाल जो होते हैं वो अकेंद्रिक होते हैं। कुछ अपवाद हैं, लामा, ऊंट और जिराफ, जिनमें केंद्रक होता है आरबीसी में। क्लियर हुई बात, ठीक है ना। उसके बाद आरबीसी जो है उसका और क्वेश्चन क्या आता है, आरबीसी का रंग कैसा है, रंग कैसा है, कलर कैसा है, तो रंग इसका लाल होता है। और लाल आपको पता है किसकी वजह से होता है, हीमोग्लोबिन की वजह से होता है, HB हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। और हीमोग्लोबिन का रंग आपको पता ही है आयरन की वजह से होता है, यानी लोहे की वजह से लाल होता है। ये बात मैं पहले बता चुका हूँ, इस पर ज़्यादा हम जोर नहीं देंगे, ठीक है ना, क्योंकि रंग लाल है और आरबीसी में क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है, ठीक है। एरिथ्रोसाइट इसका नाम है, तो इसके बनने की प्रोसेस है ना, तो इसका निर्माण कहाँ पे होता है, निर्माण, एक बात तो याद रखना, इसका निर्माण होता है भ्रूण अवस्था में, एम्ब्रियो स्टेज जो होती है भ्रूण अवस्था में, तो इसका निर्माण कहाँ पे होता है, लीवर और प्लीहा के अंदर होता है, लीवर और प्लीहा के अंदर होता है। प्लीहा को आप तिल्ली भी बोलते हो, लीवर को आप यकृत व प्लीहा, प्लीहा को तिल्ली भी कहा जाता है, प्लीहा के अंदर होता है, ठीक है। आरबीसी का निर्माण प्लीहा में, भ्रूण अवस्था में कहाँ पे, प्लीहा या लीवर में, दोनों में ऑप्शन एक मिलेगा, ठीक है ना। अब वयस्क में, अडल्ट में, वयस्क मनुष्य के अंदर इसका निर्माण कहाँ पे होता है, तो रेड बोन मेरो, रेड बोन मेरो यानी लाल अस्थि मज्जा में होता है, हड्डियों में निर्माण होता है जनाब इसका। अस्थि का मतलब क्या है, हड्डी, मज्जा का मतलब गुद्दा टाइप भाग पाया जाता है एपिफाइसिस के अंदर, जो कॉर्नर पे लंबी लंबी हड्डियां जो होती है उनके अंदर पाया जाता है ये, ठीक है ना, अस्थि मज्जा। तो अस्थि मज्जा भी दो प्रकार की होती है, पीली और लाल। तो लाल अस्थि मज्जा रक्त का निर्माण करती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स तीनों का निर्माण कौन करती है, लाल अस्थि मज्जा करती है। तो आरबीसी का निर्माण भी आप में वयस्क एडल्ट के अंदर, जिसकी उम्र मतलब ठीक है, वयस्क हो गया है, वो जवान कह सकते हो, तो उसके अंदर रेड बोन मेरो के अंदर इसका निर्माण होता है। चाहे बुढ़े हो गए हो तो भी इसका निर्माण कहाँ पे होगा, लाल अस्थि मज्जा में होगा, ठीक है ना। अब निर्माण के बाद इसके जीवन काल की बात आ जाती है, इसके जीवन काल की बात आ जाती है। तो जीवन काल जो होता है, लाइफ स्पेन इसका कितना होता है, यानी जो चीज़ यहाँ पे आई है वो नष्ट होगी, प्रकृति का नियम है, जो चीज़ें मतलब
यहाँ बनी है वो नष्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? नष्ट हो जाएगी। तो वो कुछ समय बाद, जैसे ये कितने दिन जीवित रहती है जी? 120 दिन, यानी 4 महीने तक जीवित रहती है। कितने महीने तक जीवित रहती है? 4 महीने तक जीवित रहती है, 120 दिन जीवित रहती है, और उसके बाद इसकी मृत्यु हो जाती है। इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु। तो आप कहोगे इसकी मृत्यु कहाँ पे होती है जी? तो इसकी मृत्यु होती है आपके स्प्लीन के अंदर, यानी प्लीहा के अंदर। जो सर्वप्रथम इसका निर्माण कर रहा था, उसके बाद मृत्यु भी कौन कर रहा है? इसकी प्लीहा कर रहा है। ठीक है, तो मृत्यु कहाँ होती है? स्प्लीन में। और आपसे पूछे इसको नष्ट कौन करता है? नष्ट कौन करता है? इसको नष्ट करने का काम कौन करता है? फिर मृत्यु तो हो गई, नष्ट लीवर के अंदर होती है, यानी इसको खत्म करने का काम कौन करेगा? यकृत करेगा। ठीक है ना। और जहाँ पर इसकी डेथ होती है उसको क्या बोल दिया जाता है? तो उसको एक स्पेशल नाम दिया जाता है, आरबीसी का कब्रिस्तान। ठीक है ना। जैसे शमशान घाट और कब्रिस्तान दोनों में फ़र्क होता है। जहाँ पे दबाया जाता है उसे कब्रिस्तान कहते हैं मुर्दे को, और जहाँ पर जलाया जाता है उसे शमशान घाट कहते हैं। तो उसके अंदर प्लीहा जो है उसको क्या बोला गया है? तो कब्रिस्तान, ग्रेवयार्ड ऑफ ए आरबीसी, यानी आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा गया है? ग्रेवयार्ड किसे? कब्रिस्तान। आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? तो आपको कहा जाता है प्लीहा। ब्लड बैंक भी किसे कहा जाता है? प्लीहा, क्योंकि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स को कुछ मात्रा में ये स्टोर करके रखता है। ठीक है ना। और नष्ट कहाँ पे होती है? यकृत। आपको ये पूछा जा सकता है रिसाइकल प्लेस ऑफ आरबीसी, ठीक है ना, पुण्य चक्रण स्थान कौन सा है? रिसाइकल प्लेस ऑफ आरबीसी किसे कहा जाता है? आप कह सकते हो आरबीसी का पुण्य चक्रण कहाँ पे होता है? वो स्थान भी, क्योंकि ये यहाँ पर नष्ट होती है तो पुण्य चक्रित होती है ना, क्योंकि आयरन वगैरह इससे निकाल लिया जाता है, कुछ हिम बचता है उसके अंदर, हीमोग्लोबिन से, हिम का मतलब आगे बिलरुबिन, बिलवर्डिन बन जाता है, यूरोक्रोम बन जाता है। तो वो रिसाइकल प्लेस भी कौन सा है इसका? आरबीसी का स्प्लीन है। ठीक है, ये बात याद हो जाए तो याद रखना। अब फॉर्मेशन जो होता है उस क्रिया को क्या कहा जाता है? तो आप लिख लो, उस क्रिया को कहा जाता है, इसको मैं साफ करता हूँ थोड़ा सा आपके लिए। फॉर्मेशन प्रोसेस है, ठीक है ना, या निर्माण की क्रिया को क्या कहा जाता है? निर्माण की क्रिया जो है उसको क्या कहा जाता है? तो नाम है इरिथ्रो, और प्रोसेस होती है उसको पोइसिस बोल दिया। क्या बोल दिया? एरिथ्रोपोइसिस, एरिथ्रोपोइसिस। और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसके निर्माण के अंदर होता तो किस में है? रेड बोन मेरो के अंदर होता है। जिसके निर्माण के अंदर कौन सा अंग भूमिका निभाता है? कौन सा ऑर्गन है जो मुख्य भूमिका निभाता है? वो निभाती है आपकी किडनी। ठीक है ना। यानी आरबीसी, अगर किडनी आपकी ख़राब हो जाए तो आरबीसी का निर्माण भी सही नहीं होगा, मैच्योर नहीं हो पाएगी, वो उसका न्यूक्लियस उसके अंदर ही रह जाएगा। तो किडनी भी इसके अंदर बहुत ज़्यादा भूमिका निभाती है। किस प्रकार से? ठीक है ना। किस प्रोसेस में? एरिथ्रोपोइसिस में। क्योंकि किडनी से एक हार्मोन स्रावित होता है जिसका नाम एरिथ्रोपोइटिन है। क्या नाम है इसका? एरिथ्रोपोइटिन। एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन जो है ना, वो किसके प्रोसेस में? आरबीसी के निर्माण में मुख्य भूमिका निभाता है। तो ये क्वेश्चन आया था, एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन किस अंग से स्रावित होता है? किस ग्रंथि से आप कह सकते हो? तो आप कहोगे किडनी, यानी गुर्दे से स्रावित होने वाला है एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन। एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन क्या करता है? आरबीसी जो स्टेम सेल पाए जाते हैं रेड बोन मैरो में, उसको क्या करता है? स्टिमुलेट करता है आरबीसी के निर्माण में, और इसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसको अलग करने में एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। तो किडनी भी बहुत बड़ी भूमिका निभाती है किसके निर्माण में? आरबीसी में। एरिथ्रोपोइसिस किसके निर्माण की प्रक्रिया है? आरबीसी के निर्माण की। एरिथ्रोसाइट किसका रासायनिक नाम है? आरबीसी का। ठीक है ना। तो किडनी भूमिका बहुत अच्छी निभाती है इसमें। ठीक है। अब आरबीसी के साइज की बात आए, शेप की बात आए, आकार की बात आए, तो कैसी है? सीधा कह सकते हो बाई कनकेव, यानी दही अवतलीय इसका आकार है।
ठीक है, लिख लेना द्विअवतलीय इसका आकार है। यानी इसका साइज जो होता है वो इस प्रकार से होता है, बीच से दबा हुआ, ठीक है, ऐसे इसका आकार होता है। और इसके अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है, आपको पता ही, बाइकनकेव। आप सीधा आपसे पूछ ले तो ओवल शेप भी कह सकते हो आप, ठीक है ना, अंडाकार कह सकते हो आप। क्या कह सकते हो? अंडाकार होता है इसका आकार। कैसा होता है? अंडाकार होता है। अंडाकार इस प्रकार का आकार होने का मतलब क्या है? एल पिलिबेटोफी होती है बीच से जो दबा हुआ होता है, बीच से दबा होता है, बाहर से थोड़ा उभरा हुआ होता है, ठीक है ना। तो इसका आकार ऐसा होने का कारण क्या है? ताकि सरफेस एरिया ज़्यादा हो सके, इसके अंदर हीमोग्लोबिन ज़्यादा भर सके, और हीमोग्लोबिन ज़्यादा भरे तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को बाइंड कर सके अपने साथ, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन जो है उसको अपने साथ जोड़ कर ले जा सके, अंगों तक पहुंचा सके, उसका ट्रांसपोर्टेशन कर सके, ठीक है। तो द्विअवतलीय इसका आकार होता है, ठीक है। ये पाई कितनी जाती है, इसकी मात्रा कितनी होती है, उसकी संख्या में कितनी पाई जाती है। तो अगर मैं मेल की बात करूं तो अलग डाटा है, अगर मैं फीमेल की यानी महिला की बात करूं तो अलग डाटा है। मेल के अंदर ये 5 से लेकर 6 मिलियन पाई जाती है पर मिलीमीटर क्यूब। यानी 1 मिलीमीटर का आप डब्बा लो, उसके अंदर आप ब्लड भर दो, ठीक है ना, उसके अंदर आप ब्लड भर दो मान लो, तो इस डब्बा मान लो ये 1 मिलीमीटर, तो इसका आयतन निकालेंगे तो उसके अंदर अगर हम देखेंगे, उसके अंदर इस डिब्बे के अंदर देखें, पूरे शरीर की नहीं है, 1 मिलीमीटर क्यूब के अंदर, ठीक है ना, उस डिब्बे के अंदर 5 से 6 मिलियन पाई जा सकती है। तो आप ऐसा कह सकते हो 50 से 60 लाख के बीच में पाई जाती है पर मिलीमीटर क्यूब, ठीक है, घन मिलीमीटर के अंदर। महिला की बात करें तो 4 से 5 मिलियन होती है, 4 से 5 मिलियन होती है। यानी आप कह सकते हो 40 से 50 लाख के बीच में होती है, 40 से 50 लाख। अब मैं बात करूँ, अगर दोनों का औसतन पूछ ले आपको, यानी मानव के अंदर पूछ ले, तो आप कह दो 50 या 5 मिलियन कह सकते हो, या 50 लाख पर मिलीमीटर यानी घन मिलीमीटर में पाई जाती है। संख्या की बात करें, मात्रा की बात करें तो हमारे शरीर में ये कितनी होती है? तो 1 मिलीमीटर क्यूब के अंदर 50 लाख पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? 50 लाख पाई जाती है, ठीक है ना। अब कुछ बात ऐसी भी आ जाती है, अभी इसकी संख्या बढ़ भी सकती है जी, और इसकी संख्या घट भी सकती है, ठीक है। संख्या बढ़ जाए तो क्या होता है और घट जाए तो क्या होता है, ठीक है। अगर इसकी संख्या हो जाए कम, संख्या हो जाए कम और संख्या हो जाए ज़्यादा, तो उसको क्या कहते हैं? संख्या कम हो जाए, इसकी मात्रा कम हो जाए तो इसे सीधी बात है हम एनीमिया कह देते हैं। क्या कह देते हैं? एनीमिया कह देते हैं, ठीक है। आरबीसी की संख्या में कमी होने से क्या हो जाता है? आपको एनीमिया हो जाता है, ठीक है। और ज़्यादा होती है उसको पॉलीथीमिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉलीथीमिया। और ज़्यादा होती किसके कारण है वो भी आपको बताएंगे। पॉलीथीमिया, पॉलीथीमिया किसका नाम है? तो आप कह सकते हो ये बोन मैरो की कैंसर को कहा जाता है, बोन मैरो की कैंसर को कहा जाता है। यानी बोन मैरो के अंदर जो कैंसर होती है, उसके अंदर अगर कैंसर हो जाए, आरबीसी में कैंसर होगी नहीं क्योंकि इसके अंदर क्या है? केंद्रक नहीं पाया जाता। तो बोन मैरो में अगर कैंसर हो जाए तो बहुत ज़्यादा आरबीसी यानी इमेच्योर जो है वो आरबीसी यानी अपरिपक्व आरबीसी जो है वो संख्या में ज़्यादा बनाना शुरू कर देगा, जिसे हम पॉलीथीमिया बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? पॉलीथीमिया। कम एनीमिया, कम हो जाए तो एनीमिया बोलते हैं, ठीक है ना। अब संख्या कई बार बढ़ जाती है। संख्या कब बढ़ जाती है और कब घट जाती है? आपसे ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। संख्या बढ़ जाती है जब आप ऊंचाई पर जाते हो। अगर हाइट बढ़ती है, जैसे पहाड़ों पर जाने पर आपकी आरबीसी की संख्या लगभग 30% तक बढ़ जाती है। ऊंचाई पर यानी पहाड़ों पर जाने पर 30% तक इसमें इंक्रीज हो जाती है, यानी 30% तक बढ़ जाती है। यानी पहाड़ों पर जाने क्यों बढ़ गई जी? ठीक है ना। लेकिन आकार घट जाता है, ये बात याद रखना, आकार घट जाता है, साइज डिक्रीज हो जाता है, इसका आकार क्या हो जाता है? घट जाता है। संख्या ऊंचाई पे जाने पे बढ़ती है। ऊंचाई बढ़ेगी आरबीसी की संख्या बढ़ेगी, ऊंचाई बढ़ेगी आरबीसी का साइज छोटा हो जाएगा। कारण देखो, हम जैसे ही ऊपर जाते हैं ऑक्सीजन लेवल जो है ना आपका, यानी ऑक्सीजन का स्तर अब बहुत ही कम हो जाता है।
क्या हो जाता है, ऑक्सीजन का स्तर बहुत कम हो जाता है जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है। ऑक्सीजन के स्तर कम होने से क्या होगा, आरबीसी का काम क्या है, आरबीसी का काम है ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। अब आरबीसी क्या करती है, अभी ऑक्सीजन बाहर तो कम है लेकिन वायु के अंदर जितना है आपके फेफड़ों में जा रहा है वो सारा का सारा कंज्यूम तो नहीं होता, ठीक है ना, क्योंकि 21% जाता है, 17% तो साथ में वापस आ जाता है, ठीक है। तो वो उसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथ बांध सके, भी ज़्यादा संख्या बढ़ा के ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथ बांध सके, ताकि वायु में ऑक्सीजन कम है लेकिन आपके शरीर में ऑक्सीजन की कमी ना हो, इसलिए उसकी संख्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है ऊंचाई पे, ठीक है। आकार घट जाता है क्योंकि संख्या बढ़ती है तो आकार उसके छोटा हो जाता है। घट कब जाती है, संख्या कब घट जाती है, जब आप सोते समय घट जाती है। आप जब सो रहे होते हैं उस समय इसकी 5% तक क्या हो जाती है, कम हो जाती है, क्योंकि सोते समय हमें ऊर्जा की ज़रूरत कम होती है, ऊर्जा की ज़रूरत कम होती है तो ऑक्सीजन की हमारे शरीर में खपत कम होती है, तो इसलिए इसकी संख्या क्या हो जाती है, 5% तक सोते समय घट जाती है। आकार बढ़ जाता है, एक बात याद रखना, जब संख्या बढ़ेगी तो आकार घटेगा और आकार बढ़ेगा तो संख्या घटेगी, ठीक है ना, सोते समय घट जाती है। तो ये बातें भी आपको याद रखनी है, क्वेश्चन आपसे बहुत अच्छे तरीके से पूछे जाते हैं और बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं, ठीक है ना। तो आरबीसी क्या है, किस प्रकार से हमने क्वेश्चन किए और इसके क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं, ठीक है ना, इसके क्वेश्चन और क्या क्या बन सकते हैं, इसका कार्य क्या है जी, ठीक है, इसका कार्य क्या है, कार्य क्या है, बहुत आराम से पढ़ा रहा हूँ मैं, मेरे हिसाब से एक एक बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। जो कहीं से किसी ने पढ़ रखा हो सकता है वो बोर भी हो रहा हो, ठीक है, वो स्पीड बढ़ा लें, थोड़ी सी स्पीड बढ़ा के देख सकता है, ठीक है, क्योंकि कमेंट वमेंट पढ़ने की वो है ही नहीं, सिस्टम नहीं है, ठीक है। आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, वाइट बोर्ड पे मेहनत कर रहे हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। आरबीसी का कार्य क्या है, ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन करना, सहवन करना, यानी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना इसका आरबीसी का कार्य है, ठीक है ना, क्योंकि ऑक्सीजन को कहाँ तक पहुंचाती है, टिश्यू तक पहुंचाती है, उत्तक तक, और कार्बन डाइऑक्साइड को कहाँ, उत्तक से फेफड़ों तक पहुंचाती है, लंग्स तक पहुंचाती है, आपको बाहर करने में, ठीक है ना। ये चीज़ें दोनों आपको पढ़नी होगी। और आरबीसी का कार्य है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का सहवन करना या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये चीज़ें आरबीसी की हैं। आरबीसी का ये कार्य करने के लिए इसके अंदर एक पिगमेंट पाया जाता है, यानी आरबीसी के अंदर एक वर्णक होता है जिसका नाम क्या होता है, हीमोग्लोबिन, ठीक है। हीमोग्लोबिन आरबीसी का भार जो होता है उसका 33% होता है, देख लो, ठीक है ना। आरबीसी के अंदर उसके भार का 33% हीमोग्लोबिन होता है, कितना होता है, 33% हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है ना, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। और ये क्या है, तो वर्णक है, किस प्रकार का, लाल रंग का वर्णक है, किसका, लाल रंग का, लाल रंग का वर्णक है। तो इसके अंदर क्या पाया जाता है, आयरन पाया जाता है, फेरस कह सकते हो आप, आयरन का रासायनिक नाम फेरस होता है, लोहा कह सकते हो, 33% पाया जाता है। हीमोग्लोबिन जो है वो मेल के अंदर कितना पाया जाता है और फीमेल के अंदर कितना पाया जाता है, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, यानी महिला और पुरुष के अंदर कितना कितना। आप डॉक्टर के पास जाते हो, इतने ग्राम खून है, वो क्या बताता है आपका, HB हीमोग्लोबिन ही बताता है, क्या बताता है, हीमोग्लोबिन भी, इतने ग्राम आपका खून है, 2 ग्राम है, 10 ग्राम है, 15 ग्राम है, ठीक है। तो मेल के अंदर ये लगभग 12 से 16 ग्राम पर डेसीलीटर के हिसाब से पाया जाता है, कितना पाया जाता है, 12 से 16 ग्राम पर डेसीलीटर। महिला के अंदर पूछे तो आप 12 से 14 ग्राम पर डेसीलीटर के हिसाब से पाया जाता है, ठीक है। मेल के अंदर 12 से 16 ग्राम होता है, फीमेल के अंदर 12 से 14, क्योंकि फीमेल के अंदर कम होता है, किसकी तुलना में, पुरुषों की तुलना में, हर चीज़ लगभग कम मिलती है पुरुषों की तुलना में, ठीक है ना। तो हीमोग्लोबिन आरबीसी में कितना होता है, इतना 33% भाग होता है उसका, ठीक है। महिलाओं में हीमोग्लोबिन की वैसे भी कमी आ जाती है, आपको पता है, अगर हीमोग्लोबिन कम हो जाए, कितना कम हो जाए, 6 ग्राम पर डेसीलीटर के हिसाब से, इससे अगर नीचे चला जाए, इससे कम हो जाए
तो डॉक्टर एनीमिया घोषित कर देता है। तो एनीमिया, और एनीमिया में क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी होती है। आपको पता है ऑक्सीजन की कमी से एनर्जी की कमी होगी और आपको चक्कर आने शुरू हो जाते हैं। तो महिलाओं को अक्सर आपने देखा होगा हीमोग्लोबिन की महिलाओं में कमी हो जाती है। कमी होने का कारण क्या है, उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल या मासिक धर्म कह सकते हो, मासिक चक्कर कह सकते हो, उसके अंदर भी तो बहुत बड़ा ब्लड का लॉस होता है, ठीक है ना, ब्लड का लॉस होता है। और कारण भी है, प्रेगनेंसी के टाइम भी ब्लड का बहुत ज़्यादा मतलब हीमोग्लोबिन जो होता है, आयरन की कमी आ जाती है, उसकी वजह से होता है। और अनेक प्रकार के कारण है जिसकी वजह से क्या होता है, उनमें हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। तो महिलाओं में और भी कम पाया जाता है, 7, 8, 9, 10, औसतन इतना मतलब 9, 10, 9, 10 कमी हो जाती है, क्योंकि उसमें क्या है, जो मासिक चक्कर की वजह से वो उनमें बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। तो आयरन की कमी से भी क्या हो जाता है, आपको पता है, हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। 6 ग्राम पर डेसीलीटर से कम हो जाए तो डॉक्टर एनीमिया घोषित कर देता है, ठीक है ना, क्या कर देता है, एनीमिया। तो उसको फिर काम करने की ज़रूरत नहीं, काम करते ही चक्कर आएगा, ठीक है ना। ये बात हो गई। अब हीमोग्लोबिन के अंदर 2 प्रकार है, तो 4% को इसमें बांट लेते हैं और 96% एक ले लेते हैं। 4% इसके अंदर पाया जाता है लोहा आयरन पाया जाता है। हिम प्लस ग्लोबिन यानी हिम लोहे के लिए है, लोहा 4% होता है इसके अंदर, और 96% इसके अंदर ग्लोबिन प्रोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, ग्लोबिन प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। तो कितना परसेंट लोहा है, 4%। लोहा जो है, ठीक है, लोहा एक हीमोग्लोबिन में 4% कह लो, या आप कहोगे नहीं, इसके 4 एटम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, 4 एटम पाए जाते हैं, 4 परमाणु होते हैं। आप यहाँ पे लिखो, एक हीमोग्लोबिन के अंदर 4 आयरन के एटम होते हैं, यानी परमाणु होते हैं। कितने होते हैं, 4। एक आयरन के साथ, एक आयरन जो होता है उसके एटम के साथ एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जुड़ता है। आप कह सकते हो एक ऑक्सीजन का अणु जुड़ता है। क्या जुड़ता है, एक अणु। अब एक में पाए कितने जाते हैं, तो 4 आयरन के एटम हैं, तो टोटल कितने जुड़ेंगे, 4 ऑक्सीजन। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है भी, एक हीमोग्लोबिन में 4 आयरन के एटम हैं, तो 4 मॉलिक्यूल जुड़ गए। तो आप कहोगे जी हीमोग्लोबिन के अंदर एक हीमोग्लोबिन कितने ऑक्सीजन के अणु को बांधता है, ठीक है ना। तो आप कह सकते हो एक हीमोग्लोबिन कितने ऑक्सीजन के अणु को बांधता है, तो 4 ऑक्सीजन के अणुओं को बांध के रखता है, ठीक है ना। कितने को, 4 को, यानी एक बार हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन के अणु लेके जाएगा, ठीक है ना। कितने लेके जाएगा, 4, ठीक है। कितना परसेंट है, 4%। हीमोग्लोबिन आरबीसी का कितना परसेंट है, 33%, ठीक है। मेल में कितना है, इतना, फीमेल में कितना है, इतना। इतने से कम हो जाए तो क्या हो जाता है, एनीमिया हो जाता है, ठीक है ना। 96% क्या पाया जाता है, उसमें ग्लोबिन प्रोटीन पाया जाता है, 4% लोहा पाया जाता है या हिम पाया जाता है। हिम जो है उससे ही आपको पता है बिलीवर्डिन, बिलीरुबिन, यूरोक्रोम का निर्माण होता है, जो पीले रंग के वर्णक हैं, और पीले रंग के वर्णक वो पीतरस को पीला बनाते हैं, आपके प्लाज्मा को पीला बनाते हैं। वो हीमोग्लोबिन के डेथ होने से भी होता है, ठीक है ना। उस हीमोग्लोबिन से हिम निकाल कर उसको स्प्लीन जो है और लीवर जो है उसको किस में बदल देते हैं, बिलीरुबिन में बदल देते हैं, ठीक है ना। ये चीज़ हम पढ़ेंगे आगे जब पीतरस पढ़ेंगे। क्लियर हुई बात। तो हीमोग्लोबिन क्या है और हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है, आपसे पूछे हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है, तो जो आरबीसी का कार्य है ना, वो आरबीसी का नहीं है, वो किसका है, हीमोग्लोबिन का कार्य है वैसे, क्योंकि हीमोग्लोबिन का कार्य ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन करना है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करना है, परिवहन या सहवहन करना है, ठीक है। तो वो काम हीमोग्लोबिन करता है। आपको मैं कह दूं आरबीसी और उसका ट्रांसपोर्टेशन ऑक्सीजन का कौन करता है, ऑप्शन में ब्लड है, ब्लड में कौन करता है, तो आप कहोगे जी आरबीसी करते। आरबीसी में कौन करता है, तो आप कहोगे जी हीमोग्लोबिन करता है। और हीमोग्लोबिन की बात करें तो इसमें आयरन मुख्य भूमिका निभाता है, किसका, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करने में, ठीक है ना। रक्त में आरबीसी में हीमोग्लोबिन में आयरन इसकी मुख्य भूमिका निभाता है, क्योंकि ये आयरन के साथ ऑक्सीजन जुड़ता है। मैंने बताया भी एक आयरन के एटम के साथ एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का जुड़ता है, और 4 आयरन है तो इसमें 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल जुड़ते हैं। तो इसका काम कौन कर रहा है, आयरन का कर रहा है, ठीक है ना। तो आयरन की कमी हो जाए तो क्या हो जाता है, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, ठीक है ना। हीमोग्लोबिन, आयरन की कमी को एनीमिया भी कहते हैं, आपको बताया होगा मैंने। हीमोग्लोबिन की कमी को भी एनीमिया कहते हैं, क्योंकि ये ऊपर जाएगा तो इसकी कमी भी एनीमिया, इसकी कमी एनीमिया, इसकी कमी एनीमिया और इसकी कमी भी एनीमिया कहलाती है,
ठीक है। तो ये आरबीसी के बारे में था हमारा। हीमोग्लोबिन की 2 बातें और बताता हूँ मैं आपको। ऑक्सीजन के साथ जब हीमोग्लोबिन होता है ना, ना 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 ऑक्सीजन के साथ जब हीमोग्लोबिन होता है तो उसे ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या कहा जाता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है ना। और उस ब्लड को क्या कहा जाता है? उस ब्लड को कहा जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। ऑक्सीकृत रक्त कहा जाता है। यह बात भी याद रखनी है आपको, रक्त कहा जाता है। और ऑक्सीकृत रक्त का दूसरा नाम प्योर ब्लड भी है, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा रिच होती है, या आप कह सकते हो उसका नाम शुद्ध रक्त भी है, ठीक है ना। तो शुद्ध रक्त कुछ नहीं है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी ऑक्सीजन ज़्यादा है तो उसे शुद्ध रक्त कहेंगे। शुद्ध रक्त कब होता है? जब ऑक्सीजन ज़्यादा हो, ऑक्सीजन की मात्रा ब्लड में ज़्यादा हो, जिसे ऑक्सी हीमोग्लोबिन हो उसके अंदर, ठीक है ना। अब कार्बन डाइऑक्साइड अगर ज़्यादा हो जाती है, ऑक्सीजन कम हो जाता है, तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा कैसे, ऑक्सीजन कम हो जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है मान लो, तो उसे बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी अऑक्सीकृत रक्त, अऑक्सीकृत रक्त कहा जाता है। इसका दूसरा नाम क्या है जी? अब अऑक्सीकृत रक्त जो होता है ना, उसका दूसरा नाम क्या? इम्प्योर ब्लड हो गया, यानी अशुद्ध रक्त हो गया। तो अशुद्ध रक्त कुछ नहीं है, ऑक्सीजन की मात्रा कम है उसमें, तो उसे अशुद्ध रक्त कहते हैं। और इसका रंग पूछ ले आपसे, नीला बैंगनी दिखाई देता है। ये कैसा दिखाई देता है? ब्लू वायलेट दिखाई देता है, नीला बैंगनी रंग हो जाता है रक्त का। और इसका चटक लाल हो जाता है, ब्राइटली रेड हो जाता है, थोड़ा चमकने वाला, ठीक है। अगर एक बात और बताऊं मैं आपको, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ना हो, आपने चिमनी जला के सो गए आप, या जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की मतलब कम दहन हो रहा हो किसी भी ज्वलनशील पदार्थ का, और वहाँ पर आप बैठे हो, तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की जगह कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, उसके द्वारा कार्बन मोनोऑक्साइड आएगी। तो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ अगर हीमोग्लोबिन है तो आपके दम घुटने से मृत्यु हो सकती है, आपको पता हो तो, ठीक है। इसे कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं इसे, ठीक है। तो याद रखना, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन। तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कुछ नहीं है। जब ऑक्सीजन की कमी हो और आपके सांस के साथ, अगर आप क्या कहते हैं कि श्वास के साथ आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड जा रही है, तो वो किसको ज़्यादा पकड़ेगा? तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड को ज़्यादा पकड़ने का काम करेगा हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन उसके अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा पकड़ के बैठ जाएगा वो। अब ऑक्सीजन की मात्रा आपकी कम हो जाएगी, और ऑक्सीजन की कम मात्रा होने से आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड से सफोकेशन आप कह सकते हो, दम घुटने से आपकी मृत्यु भी हो सकती है। तो मोनोऑक्साइड अगर हो तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कहा जाता है उसे, ठीक है ना। तो बाकी ये चीज़ें आपने पढ़ ली होगी। अगर आपको कोई परेशानी है तो आप कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा, ठीक है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और पढ़ते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा मेरे साथ। आपका मैं बलवंत सारण आपको इतना ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाने वाला हूँ, प्यार से, मज़े से, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।